हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं। वो वीडियो मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। मेरे को टाइटल है कुरान बर्निंग इन स्वीडन शेक्स मुस्लिम वर्ल्ड, द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। तो ये मेजर गौरव आर्या का यूट्यूब चैनल है। इसमें अभी आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले स्वीडन में एक व्यक्ति ने कुरान शरीफ को जला दिया था और स्वीडन की गवर्नमेंट ने उसको मतलब परमिशन दी थी वो करने के लिए। मतलब उसको परमिशन थी स्वीडन गवर्नमेंट से कि अगर वो जलाएगा तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उस शख्स को ये परमिशन दी गई थी। बट इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो काफ़ी नाराज़ हो गया है, क्योंकि कुरान आप जानते ही हैं कि ईसाईयत में सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। और जो तुर्की है, तुर्की के राष्ट्रपति ने इसके लेकर कड़ी निंदा व्यक्त की है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि स्वीडन में कुरान जलाई गई है, इससे पहले भी 3-4 बार स्वीडन में कुरान जलाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि एक धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसे जलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन की वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। चाणक्य डायलॉग्स। रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, वो जायज है ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वाज नरेंद्र मोदी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के 2014 को। दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुद नहीं करते। अच्छा, आपने हाया सोफिया का नाम सुना? जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पे शरिया कानून नहीं चाहिए। ऐसे लोग। आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में 2 अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी, उनका हक है। ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई भारत के नागरिक है। प्रधानमंत्री जी उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन ऐसा तो नहीं, बात बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही है कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं कि मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज कहां पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूं नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहां पे हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता, जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप हिज माइंड। सो आई एम वेटिंग, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि वही देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट। अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं, ठीक है। ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। फारूक अब्दुल्ला wants a backlash if UCC is implemented। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी। तब भी कहा था जब यूनिफॉर्म सिविल धारा 317 हटेगी। फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 317 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है। बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी यार, गौरव आर्या थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म, तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऐसी कैसे आ जाएगी? तो साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल,
ये किसी और दुनिया में रहते हैं। अब हजरत बली ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला को, अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है, और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरीयत लॉ, एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरीयत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरीयत लॉ चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी, और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा, ठीक है, कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने डल झील के आसपास गुपकार रोड पे। पढ़िएगा, मीडिया पे गौरव आर्य नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूँ सब कहने वाला, आप पढ़िएगा। ये जिन्होंने पूरी रंगरलियां मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, शरिया हो नाफिज, जरूर नाफिज हो, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन पूरा होना चाहिए यार। शरिया हो तो पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं हो, ठीक है? ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना। फिर भाई साहब ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा और 3 साल के लिए जेल जाएगा, रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो ये पूरे लागू होना चाहिए, अगर होना चाहिए था। चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा। इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी देयर। वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं है, सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया। यहाँ पे तो शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर। सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानूनी बराबर नहीं है? तो दोगलेपन की बात कर रहे हैं वो। आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबरी होता है। और मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वेरी इक्वल। और ये गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कह रहा है। तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूँ ना, एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड। मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में। अच्छा, मुसलमानों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है भारत में, और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं, एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वाज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के 2014 तब तो कांग्रेस थी सेंटर में, यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अच्छा, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता है क्या अनुवाद है उसका?
आपको हंसी आएगी, उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास। जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, हाँ, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट पे आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए अच्छा। आप। तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे जाने से पहले। दोस्तों ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया। अच्छा। ठीक है, क्या मुसलमान जो माँ बाप है वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने? वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते ऐसा? बिल्कुल चाहते हैं। फिर हुआ क्यों ये? भाई सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार नेहरू जी के बाद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें। तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006, आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के कितना आप या अब बताओ कैसे हो गया यार? 5-6 दशक तक आप ये सोचो कि लोग मुसलमान सबके नीचे। हाँ। ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गए? बाकी सब तो सेक्युलर थे। भाई मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब कुछ बुरा मोदी कर रहा। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे, 50 साल तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को? क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा? क्योंकि उनको जानबूझ के उनको दबा के रखा गया। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए, ठीक है, मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे वोट बैंक बना के रखा गया है पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई मतलब नहीं है, पर हम ठीक है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो भी मजहबी चीजें हैं, जो भी धर्म की चीजें हैं, उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसी, मौलवी ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसी हैं, उनके नेता भी वैसी हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर। वो कागज आएगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त कहना कि साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग है यार, ये भैया बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे, पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, कख नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, दूसरी चीज है स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने, सलमान मोमिका था उसका नाम। ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने तो यानी कि वो भी फिर इसका वो निंदा करी है और बोला है कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए और वही पत्थरबाजी। वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार, तुर्की का प्रेसिडेंट है, झूठा आदमी। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है? ठीक है, पर एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, मैं एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है यार, उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूँ ना कि वो सोसाइटीज हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूँ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। भारत का संविधान ने तो हमें यही सिखाया है, ठीक है। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, तब मुझे खलती है यार कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं, और खुद का होता है तब इसको खुजली में आग लग जाती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। चर्च था वो हाया सोफिया। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा, अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना,
एर्दोगान को जरा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया? वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। चर्च थी पहले, ओके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। एर्दोगान क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार। अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद वो ठीक है, डन, ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा, मस्जिद बनाया मैंने। लेकिन उसने गलत काम करा, कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान दोगलापन रखा हुआ है। मतलब ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, तो एक तरफा मत चलाओ। अच्छा, आखिरी में एक और चीज है, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने बोला है कि वेरी क्लोज टू आईएमएफ बेल आउट, और अगले 24 घंटे में हो जाएगा। मैं आईएमएफ वालों से यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको दे के पैसा खत्म करो यार। इस आदमी ने ना खिंचा दिया भाई वगैरह, मेरा मूड खराब हो गया। इशाक डर हर दूसरे तीसरे दिन, ये आज जो है, जो पाकिस्तान का जो ये फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार, इसने ट्वीट किया था कि जो किस्त आनी थी आईएमएफ से 3 अरब डॉलर की, वो आ गई है। मतलब अभी तो जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि 24 घंटे में आ सकती है, जो उसने ट्वीट किया था, बट अब आ चुकी है अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं। तो मैं दिन में न्यूज़ पढ़ी थी कि आईएमएफ ने मान गया है पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज देना है 3 अरब डॉलर का, वो दे दिया जाएगा। अब आ रहा है पैसा, आ रहा है, बस कोने में है। हाँ बस वो ना, बस गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा हुआ है, बस आ रहा है, बस आ रहा है। आने वाला। अभी तो आपने बोला गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा है, अभी तक क्यों नहीं आया? गुप्ता जी की दुकान पे 10 कदम तो, अरे बीच में शर्मा जी मिल गया यार, बातचीत करने लग गया होगा आईएमएफ का लोन वहाँ पे, वो शर्मा जी से बातचीत कर रहा है। डोंट, ये हर समय कब से झूठ बोल रहा है? अब यार भगवान, मैं आज प्रे करता हूँ आईएमएफ से, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए इनको पैसा देकर खत्म करो यार। ये रोज रोज यही, अब आ रहा है, तब आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है, 6 महीने से रोज का रोज ये लेक्चर देता है। अब इनको दे दिला के खत्म करो, ठीक है? और ये हमारे कान खाने बंद करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है और अब हम आते हैं आस्क बेजर पे। कौशल ठक्कर इन्होंने लिखा, जय हिंद, जय हिंद। कौशल जी जय हिंद। व्हाई आर वी नॉट रिप्लेसिंग T-72 with Arjun? In Wikipedia, Arjun tank looks much better than age-old T-72. As you have infantry background, you may throw light on the topic. First of all, infantry has got nothing to do with tanks. ठीक है जी, हम लोग पैदल सेना वाले हैं, इन्फेंट्री। अच्छा। वो जो टैंक चलाते हैं वो आर्मर्ड कोर वाले हैं। अच्छा। तो आप अगर इन्फेंट्री वाले को बोल रहे हैं कि यू विल हैव सम एक्सपर्टीज ऑन टैंक्स, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, हमारा बड़ा लिमिटेड बैटल में कोऑर्डिनेशन होता है, लिमिटेड तो नहीं होता खैर, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी डोंट हैव टैंक्स, इन्फेंट्री डज नॉट हैव टैंक्स, आर्मर्ड कोर हैज टैंक्स, पहली बात। दूसरी चीज है कि इन विकिपीडिया अर्जुन टैंक लुक्स मच बेटर, लुक्स मच बेटर। भाई शादी करनी है आपने, लुक्स, ये कैसी बात होती है? ये कैसा लॉजिक है भाई कि लुक्स मच बेटर? और विकिपीडिया मत पढ़ा करिए, विकिपीडिया में सब फ्रॉड है, ठीक है? प्लीज डोंट रीड विकिपीडिया, कोई भी एडिट कर देता है, कोई भी लिख देता है, ठीक है? रीड प्रॉपर आर्टिकल्स रिटन बाय सीनियर जनरल्स, दे विल टेल यू। इंडियन आर्मी के काफ़ी सीनियर जनरल्स हैं, जनरल के जे सिंह हैं, जनरल के जे सिंह इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जनरल, ही इज फ्रॉम आर्मर्ड कोर। जनरल गैडियोक हैं, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, एंड देयर आर सो मेनी, मतलब मैं दो के क्या नाम दे, सो मेनी, यू रीड देम, दे राइट यार, ये लिखते हैं, प्रोलिफिक राइटर्स हैं, इनका पढ़िए आप विकिपीडिया की बात कर रहे हो। और अर्जुन से रिप्लेस कर रहे हैं, अर्जुन में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज इंटर थिएटर मूवमेंट, सो वो सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सरकार ने पिछले साल या पिछले के पिछले साल आई थिंक 100 या 125 अर्जुन का ऑर्डर प्लेस करा है। अच्छा, तो भाई ये टैंक आने वाले हैं, सरकार इनको पुश कर रही है। T-72 पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है कि आर्मर्ड वॉरफेयर पे से हमारी तवज्जो काफी सालों तक हट गई थी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आर्मर्ड वॉरफेयर होगा। अच्छा। मेरे टाइम पे तो वेस्टर्न कमांड वो सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। जब मैं कमीशन हुआ था 1994 में, वो वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। फिर वो कश्मीर का मामला हुआ तो नदन कमांड होने लगा, फिर ईस्टर्न कमांड होने लगा। तो हर जगह शिफ्ट होता रहता है ये। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये रशिया यूक्रेन के बाद थोड़ा सा लोगों का दिमाग सेंटर में आया है, दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। क्या है? तो हाँ, T-72s शुड बी रिप्लेस्ड डेफिनेटली। बहुत पुराना टैंक है, लेकिन वर्क हाउस इंडियन आर्मी का, लेकिन पुराना टैंक इट शुड बी रिप्लेस्ड। बट यू कांट से दैट आई सॉ ऑन विकिपीडिया दैट अर्जुन इज अ बेटर लुकिंग टैंक। इट्स वॉर, इट्स नॉट अ फैशन शो। तो मैं इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरा जी, अतुल
Patki, sir, only one question. Defense does not interfere in civilian matters, but civilian government does interfere in calling army chief as Gali ka gunda. Then what stop army not to hit those rascals in the rear? Shabash. So that others can take lessons and stop. देखिए दो चीजें हैं. First of all, brother, this is the Indian army, not the Pakistan army. ठीक है. पाकिस्तान आर्मी में हो सकता है कि आपने किसी कर्नल को कुछ बोला और जनरल तो बहुत बड़ी चीज़ है. जो आप बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की, जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पता नहीं है नहीं उस समय थे, उन्होंने गली का गुंडा बोला था, सड़क का गुंडा. गलत चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए थी. लेकिन आपने देखा जीता कौन, जनरल बिपिन रावत. कैसे जीते? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. जनरल बिपिन रावत ने जवाब ही नहीं दिया. जनरल बिपिन रावत ने बोला कि मैं तुम्हारी औकात ही नहीं समझता, मैं तुम्हें जवाब दूं. ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी बकवास करेगा हम जवाब दे देंगे किसी का, और किसी को लात वात केफियत नहीं मान. देखिए दूसरी चीज़ है कि नोबडी इज इंटरफियर्ड इन द आर्मी. जो आप कह रहे हैं ना, ये इंटरफियरेंस नहीं है. ये तो ऐसे ही देखो, दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस आर्मी चीफ को कुछ बोलते रहते हैं. यार आर्मी चीफ इन आर्मी चीफ हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. आर्मी चीफ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. एंड द आर्मी चीफ रिप्रेजेंट्स 1.3 million strong army, the largest volunteer force of the world at the Indian Army. ठीक है, largest volunteer force. यार किसी के कहने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. इन लोगों को खुद देखना चाहिए कि ये सब ना बोलें, सब बकवास ना करें. ठीक है. लेकिन हम बोलेंगे हम किसी को पीट देंगे, ये सब गलत चीज़ है. नो, हमारा काम है चीनियों को पीटना, पाकिस्तान को पीटना. अपने लोगों को थोड़ा ना पीटेंगे. नाला को अपने बेटे को थोड़ा को कूट देता है, अपने भाई को थोड़ा को कूट देता है, वो कितना भी नाला है को समझाते हैं, डांट देते हैं. ठीक है. और उसको आई थिंक संदीप दीक्षित ने काफ़ी सालों तक उसके बाद कुछ नहीं बोला, बेचारा सांप सूंघ गया था उसको, क्योंकि उसको पब्लिक बैकलैश इतना मिला इस चीज़ से, है ना. तो मुझे लगता है कि यहीं पे इस बात को छोड़ देना चाहिए. दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों का. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम. ओके, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म. और एक तो ये था कि जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल गया है IMF से, और $3 अरब का कुछ महीने पाकिस्तान और जी जाएगा. उसके बाद इस $3 अरब में से मुझे लगता है इसको मैक्सिमम तो जो बाकी लोन लिए हुए इसने पुराने वो देशों से, उनकी जो EMI है वो देने में चला जाएगा $3 अरब में से. तो बाकी कुछ जो है इनकी जो एलिट क्लास है, आर्मी है, वो खा जाएगी सबसे ज़्यादा पैसा. उसके बाद पता नहीं आम जनता तक कुछ पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, तो बात की बात है. और दूसरा ये जो स्वीडन में कुरान जला दी गई, और उसके बाद जो तुर्की का राष्ट्रपति है एर्दोगन, वो कह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड इससे बहुत खफा है और जो वेस्ट है उसको इसका अंजाम भुगतना होगा. या ऐसा नहीं होना चाहिए था. बट वो दोगलापन आ जाता ना कि अगर आप अपने देश में दूसरे धर्म के जो रिलीजियस जो मोनूमेंट्स हैं या फिर प्लेसेस हैं उनको कन्वर्ट करके आप अपने रिलीजियस प्लेसेस बना रहे हैं, और जब आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो फिर आपको मिर्ची लग रही है, तो ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए. और तीसरा ये कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं, कश्मीर के एक्स CM थे, अब तो नहीं है वो. फिर अभी जो UCC आने वाला है, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर अभी हमारे PM मोदी जी ने भी 2-3 दिन पहले कहा था कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए. बस कहा ही है कि चर्चा होनी चाहिए, मतलब सारी पार्टियाँ सब आके मिल के बैठें और इस पर बात करें. तो जो ये फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने पहले कह दिया कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर बहुत बैकलैश हो जाएगा, क्योंकि हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं. पर इम्प्लीमेंट तो तब होगा ना जब बनेगा. अभी तो बना ही नहीं है. अभी तो सिर्फ उन्होंने, मोदी जी ने बात की है कि चर्चा करते हैं इस पर बैठ के कि क्या बनाना चाहिए और कैसा होना चाहिए. इसमें हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा जाएगा, उनके ट्रेडिशंस का, उनकी जो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सबको का, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म को मानने की आज़ादी है. तो उसी अकॉर्डिंग UCC बनाया जाएगा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, कि अगर एक सज़ा एक धर्म के लोग मनुष्य के लिए वैसे तो दूसरे के लिए वैसे ही होगी. तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आता भी है, नहीं आता है. काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ. जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. गुड बाय.